ठीक है, तो आज हम लोग का वर्क एनर्जी पावर का हमारा लेक्चर 2 है। ओके, आज हम लोग देखेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। देखिए बड़ा अच्छा ये चीज़ है सब, जो क्वांटिटी वेरिएबल्स होते हैं और उसके कारण क्या हो रहा है इसको थोड़ा फील करिए। ठीक है, सपोज दैट आपका जो वेरिएबल का मतलब क्या है, कोई चीज़ बदल रहा है और उसके बदलने के कारण कुछ और चीज़ वो हो रही है। जैसे सपोज दैट कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं जिसका फोर्स जो है टाइम के साथ बदल रहा है, मान लीजिए कि F = 2t है और 2x है। t यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को। ओके, यानी कि कोई ऐसा फोर्स है जो कि वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स टाइम के साथ जोड़ दिया गया, यानी कि टाइम अगर बदल रहा है तो हमारा फोर्स भी बदल रहा है। या फिर फोर्स लगाने के कारण इसमें मोशन हुआ, इस मोशन के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, हर समय बदल रहा है। मान लीजिए कि हम यहाँ से देखना शुरू किए तो ये x मेरा अभी 0 है, यानी कि अभी यहाँ पर ये क्या है, x का वैल्यू 0 है। जब ये यहाँ आ जाएगा तो मान लीजिए कि ये अब x मेरा 1 मीटर हो गया। आरी बात समझे, तो जब x 1 मीटर होगा तो फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। तो 2 × 1, यानी कि जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उसके अनुसार क्या होगा, हमारा फोर्स का भी वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा टाइप का जो अगर फोर्स मिल जाए आपको, जिसमें फोर्स टाइम के साथ या डिस्टेंस के अनुसार या वेलोसिटी के अनुसार, जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बदलेगा। ठीक है, तो ये फोर्स कुछ इस तरह का है कि वेलोसिटी पर भी मान लीजिए डिपेंड कर रहा है, 2v² + 7 ऐसे। अरे बस मैंने ये फोर्स ऐसा फोर्स है कि अगर वेलोसिटी बदलेगा तो फोर्स इसके अनुसार ऐसे बदलेगा। तो ये सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या समझते हैं आप, कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि 5 न्यूटन लग रहा है तो 5 न्यूटन हमेशा 5 ही न्यूटन लग रहा है। अरे बात सुनिए, तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स आप देख लिए थे कि क्या होता है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स होता है F.S, यानी कि उस फोर्स के कारण जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए और गुना कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट के द्वारा, और चुपचाप मुंह उठा के क्या लिख दीजिए, F.S cos थीटा। ठीक है, अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स है तो आप इस कांस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो सिंपली उस फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया जितने टाइम में, वो डिस्प्लेसमेंट को लेके डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास वेरिएबल फोर्स है, आपके पास क्या है, वेरिएबल फोर्स है, तो आपको एक इंस्टेंट पर, एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो फोर्स है और उस इंस्टेंट पर फोर्स लगने के कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, वो छोटा सा वर्क डन निकालना होगा और फिर उसको जोड़ना होगा। यानी कि जब आपके पास वेरिएबल फोर्स है तो आप वर्क डन कैसे लिखेंगे, dW = F.ds। क्या लिखेंगे, जिस समय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds हुआ उस वक्त फोर्स कितना था। यानी कि मान लीजिए कि हम फोर्स को ऐसे मान लें कि फोर्स = 2 × 2s² है या 3s² है। फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट। s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। यानी कि अगर s का वैल्यू 0 है तो फोर्स 0 है, अगर s का वैल्यू 1 हो गया तो फोर्स का वैल्यू 3 न्यूटन है, s का वैल्यू अगर 2 हो गया तो 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 न्यूटन हो गया। यानी कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर टाइम्स है और 3 से मल्टीप्लायर भी है। आपसे कहा जाए कि वर्क डन बताइए कि कितना हुआ, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर। आपसे देखते हैं, मान लीजिए कि हमको बोल देगा कि वर्क डन बताइए, ये फोर्स लगा है इस ब्लॉक पर फोर्स लगने के कारण जो टोटल वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, अगर ये 5 मीटर मूव कर गया है इस फोर्स के कारण। तो आप क्या करिएगा, आप लिखिएगा dW = F
डॉट ds। ds क्या है? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के कारण। जो भी दूरी पर चला गया होगा ये ऑब्जेक्ट, उस समय जो फोर्स आएगा, जो भी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट चला गया होगा, जिस डिस्प्लेसमेंट पर ये ऑब्जेक्ट चला गया होगा, उस डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट पर फोर्स कितना होगा, और उस फोर्स के कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, छोटा सा, और देखेंगे क्या छोटा सा वर्क हुआ। और इसी तरह से बार बार फिर मान लो कि यार 2 मीटर में चला गया तो फोर्स बदल गया ना, और उस 2 मीटर पर जाने पर कितना फोर्स हो जाएगा यार बताओ तो? 12 न्यूटन। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 12, 4 इंटू 3 12। जब तुम 2वां मीटर पर जाओगे तो तुम्हारा फोर्स कितना बन चुका होगा? 12। उस 12 न्यूटन फोर्स के कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना है। उस 12 न्यूटन फोर्स के कारण इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट करना है ताकि ये लगे कि फोर्स बदला ही नहीं। फील किया यार? यस सर। फील किया? यस सर। अरे उस 12 न्यूटन यानी कि 2वां मीटर पर फोर्स मेरा 12 न्यूटन आया, और उस 12 न्यूटन फोर्स के कारण एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना है, इतना छोटा कि फोर्स 12 न्यूटन ही है। फोर्स 12 न्यूटन ही है। थोड़ा सा जरूर ज्यादा हुआ होगा लेकिन नेग्लिजिबल। ये मतलब है। निकाल लिए? 2वां मीटर पर जाने के कारण फोर्स जितना हुआ उसके कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन निकाल लिए। ऐसा बार बार करेंगे और जोड़ देंगे। जोड़ता कौन है? ये है फिजिकल आइडिया। गया दिमाग में? क्या कर रहे हो यहां पर? रियली में समझ में आ रहा है कि चुपचाप मुंह उठा के इंटीग्रेट कर रहे हो? नहीं। 3वां मीटर पर ऑब्जेक्ट कहां चला गया? 3वां मीटर पर। 3वां मीटर पर फोर्स कितना होगा मेरे भाई? 3 के 9, 9 3 27, 27 न्यूटन होगा। 3वां मीटर पर जैसे ही ब्लॉक 3 मीटर पर चली जाएगी फोर्स कितना हो जाएगा? 27 न्यूटन फोर्स के कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और उसके कारण जो वर्क होगा उस 27वां न्यूटन के कारण वर्क डन होगा। उस 27वां न्यूटन के कारण, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर तो फोर्स बदल जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर फोर्स बदल जाएगा, तो वर्क डन तो फिर उतना ही छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग होगा ना यार। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फोर्स तो बदल जाएगा। तो आगे जाने पर तो फोर्स तो बदल गया, डिस्प्लेसमेंट भले ही उतना छोटा कर रहे हैं लेकिन फोर्स तो बदल गया, तो वर्क डन वहां पर उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? अलग होगा। 3वां मीटर पर अलग होगा, 2वां मीटर पर अलग होगा, इस तरह हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। सब पॉइंट को पॉइंट लेके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट छोटा छोटा लेके क्या कर देंगे? वर्क डन निकाल के जोड़ देंगे। जोड़ कौन रहा है? इंटीग्रेशन। गया दिमाग में? यस सर। ये है फीलिंग। ये है फीलिंग। समझ में आ गया? क्या होता है इंटीग्रेशन होते समय? इंटीग्रेशन होते समय एक मोमेंट पर हीरो काम करता है और एक लात मारता है, डिस्प्लेसमेंट कराता है छोटा सा। हीरो कौन है? 3s²। 3s² जिस मोमेंट पर जो होगा उस फोर्स के कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को निकाल लेंगे, और फिर ऐसे ही हर वक्त जोड़ते जाएंगे। जोड़ देंगे। जोड़ेगा कौन? इंटीग्रेशन। क्लियर है? yes, बस कर देते हैं। चलो, तो वर्क डन यही बाई वेरिएबल फोर्स हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को डील कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास फोर्स इक्वल टू 3s² है। फाइंड आउट वर्क डन। फाइंड आउट बाय दिस फोर्स व्हेन s इक्वल टू 4 मीटर। 4 मीटर तक किसी ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगा है इक्वल टू 3s², और ये फोर्स लगने के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर तक हो जाने देना है, और 0 से 4 मीटर के बीच में, 0 से 4 मीटर के बीच में इस फोर्स ने कितना वर्क किया। तो क्या लिखेंगे बच्चे लोग? लिखेंगे इंटीग्रेशन dw f डॉट ds। ठीक है? जब कोई एंगल नहीं दिया है, जब कोई एंगल, तो अपने से एंगल 0 मानेंगे, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या हो गया?
इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी हर उस फोर्स के कारण छोटा डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन निकाले। अब जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक मेरे भाई? 0 से 4। और ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया? डब्ल्यू। और एफ क्या है? एफ है तुम्हारा 3s², और ये क्या हो गया? ds 0 से लेकर 4। तो वर्क डन कितना करेंगे देखिए, 3s2 का पावर 0 से 4, 2 + 1 3, 3 3 गया, s का पावर 3, 4 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3, 64 जूल। कितना वर्क करेंगे हम लोग? 64 जूल वर्क करेंगे टोटल, यहां से वहां तक ले जाने में। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ गया? अब इसका थोड़ा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखा जाए, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या करता है यार? fx dx करते हो तो ये एरिया देता है ना, एरिया अंडर कर्व। इसको देखो तुम लोग, मान लो कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, इधर क्या है हमारे पास? fx है, और इधर क्या है? x है। तो जब हम y को ही fx कहते हैं हम लोग, y को क्या कहते हैं हम लोग? fx, यानी कि ये तुम्हारा y भी है, ओके। अब ये अगर इसका हम एरिया निकाल दें यहां से यहां तक, ये क्या कर दें? एरिया निकाल दें, तो ये एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू होगा fx dx, a से लेकर b, ये वाला पॉइंट a है और ये वाला पॉइंट b। ये एरिया क्या करता है? जोड़ता है। कैसे जोड़ता था याद है ना? कैसे जोड़ता है याद है ना? ए से लेकर बी तक में कैसे जोड़ा गया है? छोटा सा स्ट्रिप लिया गया, छोटा सा, इसका एरिया निकाला गया। ये यहां पर तुम्हारा y है, कोई भी y है, अगर हम यहां चूज किए होते छोटा सा स्ट्रिप इस एरिया का, तो y हमको ये मिलता। तो कोई भी एक जगह का y लिए और y के साथ थोड़ा सा इधर चौड़ाई लिए, चौड़ाई कितना ले लिए? dx। तो एरिया इसका कितना होगा? छोटा सा एरिया होगा y लंबाई इंटू चौड़ाई। ऐसा ही एरिया हर y के लिए अलग अलग dx पर मिलता जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ओके। तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया, पूरा एरिया मिल जाएगा ये वाला, और ये पूरा एरिया जो है तुम्हारा, y को ही fx dx कहते हैं ना, fx dx। कहां से कहां तक एरिया निकालना है बच्चों लोग? a से लेकर b तक, तो a से लेकर b तक इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। अब थोड़ा सा इसी को अगर फिजिक्स में डाल दिया जाए तो देखो क्या होगा। अगर हम y को मान लेते हैं फोर्स है और x को मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है, अब इसका एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा? वर्क डन। इसका एरिया निकालोगे तो क्या लिखोगे? f dx। मान लो इस फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या है? 3x² है, 3x² है, जो पहले क्या लिए थे? s² लिए थे। s का मतलब ही डिस्प्लेसमेंट है, x का भी मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है। तो अगर तुम इसका एरिया निकाल दोगे, यानी एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू वर्क डन। याद रहेगा ये? एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू वर्क डन। तो अगर तुमको वर्क डन निकालना है तो क्या करोगे बताओ? एफ एरिया निकालोगे, किसी भी मोमेंट पर क्या फोर्स था, इस एक्स के लिए फोर्स मेरा ये था और उसके कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराए। इस एक्स के लिए फोर्स मेरा ये है, इस एक्स के लिए फोर्स मेरा ये है, अभी जो देखे थे हम लोग, और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट कितना कराए? इतना। तो वर्क डन कितना मिला? इतना मिला। ऐसा ही वर्क डन बार बार निकाल के क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? 3x² dx। कब तक करना है ये काम? 0 से लेकर 4। तुम्हारा a कितना था? 0 था, और b कितना था? 4 था उस केस में। अब उसके अनुसार ये फिगर में क्या होगा? यहाँ पर तुम्हारा फोर्स वाला एक्सिस होगा, नहीं होगा? बोलो। अरे भैया मेरे a तुम्हारा 0 है, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा ना ऐसे। अरे दर्शन में a तुम्हारा क्या है? 0, तो तुम यहाँ से ग्राफ शुरू करोगे ना, क्योंकि a का वैल्यू यानी x का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 से शुरू करोगे। कहाँ तक जाओगे? 4 तक जाओगे।
आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह आपको फोर्स अलग अलग मिल सकता है। अब आपको गुमराह करने के लिए कुछ कह दे तो कुछ लोग जो अच्छा से नहीं प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो फिर मुंह उठा के कुछ लिख देंगे ऐसे। मान लीजिए कि ये क्या दे दिया, अब बोलेगा कि बताइए F इक्वल टू 3t² है, फाइंड आउट वर्क डन, और आपको ग्राफ भी दे देगा ऐसे ही गुमराह करने के लिए। फाइंड आउट वर्क डन इन 4 सेकेंड, तो मुंह उठा के एरिया निकाल दीजिएगा क्या आप लोग? देखो बाबू तुम समझो, जियो तुम लोग, है ना। तुम जब एरिया निकालते हो तो छोटा सा स्ट्रिप को क्या करते हो, पहले लेते हो और यहाँ पर तुम्हारा dt हो जाएगा, तो तुम f dt करोगे मेरे भाई, और इसको इंटीग्रेट करके जोड़ोगे तो ये तो तुमको मोमेंटम निकल जाएगा ना, चेंज इन मोमेंटम ना निकल जाएगा दोस्त, क्या नहीं? यानी कि तुमको ये इंपल्स ना दे देगा। अरे बात सुनिए, क्लियर है क्या? हालांकि जो इंपल्स होता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है, हम बताए थे, इतना बड़ा गैप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी निकलेगा ये वर्क डन नहीं निकलेगा, ये क्या निकलेगा तुमको? डेल्टा P निकलेगा। तो क्या सीखे? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम। एरिया अंडर, अच्छा एक बात बताइए, इसको इंपल्स कहना गलत होगा ना अगर ये टाइम ज़्यादा है तो? अगर डेल्टा T लार्ज है तो इसको इंपल्स मत कहिए, इसको क्या कहिए बाबू? मोमेंटम। इंपल्स होता है मारे हटाए, 1 सेकंड से भी कम समय में जो सब चीज़ होता है वो सबको इंपल्स के कैटेगरी में आप मोर और लेस रख सकते हैं। हरी बस में तो अगर आपको बोल दे क्या नोट क्या लिखना चाहिए आप लोग को? एरिया अंडर FT ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है ना। और अगर यही चेंज इन टाइम बहुत ही छोटा होगा तो उसको इंपल्स कह सकते हैं आप। चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स कहते हैं, लेकिन चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स तब कह सकते हैं जब चेंज इन टाइम बहुत ही शॉर्ट हो, बहुत ही शॉर्ट हो। सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? यूनिट दोनों का सेम होगा ना, लेकिन चेंज इन मोमेंटम इंपल्स का, हाँ यूनिट सेम होगा, यूनिट सेम होगा। ओके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग का हो गया। एग्जाम्पल 11 बना लेते हैं फटाफट, है ना। एग्जाम्पल 11 कहता है एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पोजिशन वेक्टर r1 इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर ही ना होगा, हाँ 2, मैंने एक ऑब्जेक्ट को ना डिस्प्लेस किया गया है r1 पोजीशन वेक्टर से r2 पोजीशन वेक्टर। फिजिक्स आसान करना है अगर तो चीज़ों को पहले फील करिए, समझिए, और फिर उसका एक डायग्राम बनाइए रफली। ये जो एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, आपको क्या क्या यूज किया है देखिए। तो पोजीशन वेक्टर में आई कैप और जे कैप, यानी कि 2 डायमेंशनल बात करना है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में रहना है। किस में रहना है? एक्स और वाई एक्सिस में रहना है। अब क्या है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, वो इसका पोजीशन जो है यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये r1 है, r1 वेक्टर है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2,3। कोई ऑब्जेक्ट था वो यहाँ था। इस फोर्स को लगाने के कारण, कौन सा फोर्स लगाने के कारण, कहाँ गया फोर्स? 3x² आई कैप प्लस 2y जे कैप न्यूटन फोर्स लगाने के कारण, इतना फोर्स लगाने के कारण अब क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जा रहा है। 4 और 6, 4 कहीं हमारा आगे होगा, 6 कहीं ऊपर होगा, यहाँ आगे जाएगा, यही ना होगा? नहीं होगा? बोलिए। 4 आगे होगा और 6 ऊपर होगा, तो ये 4,6 हो गया। ये हमारा क्या है? r2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना हुआ। ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हुआ हमारा? किस फोर्स के कारण ये हुआ है? इस फोर्स के कारण वर्क डन बोलता है। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए तो बाबू कि Fx आपका कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ध्यान से देखिए, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो लगा है इस ऑब्जेक्ट पर एक ही समय में 2 डायरेक्शन में फोर्स लगा है इस ऑब्जेक्ट पर। कैसे फील करिएगा इसको, कैसे जिएंगे आप? देखो ये 2 मीटर पर था एक्स में, फिर कहाँ है? 4 मीटर में है, यानी कि इसको जो
एक्स एक्सिस में 2 से 4 की ओर ले गया है, वो फोर्स कौन सा होगा? एलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला। फिजिक्स में एक घटना होती है हमेशा याद रखिएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइएगा ना, तो फिजिक्स का हाथ, दोनों हाथ को काट के अलग कर सकते हैं, दोनों पैर को काट के अलग कर सकते हैं, इधर अलग कर सकते हैं, सिर अलग कर सकते हैं, और सबको अलग अलग समझ के एक जगह बटोर सकते हैं। बस उसको इंटरप्रेट करने का तरीका डेवलप कर लीजिए। फिजिक्स में कोई एक घटना होती है, लेकिन वो 10 घटनाओं का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। और फिजिक्स कहता है कि तुम सभी 10 घटनाओं जो अलग अलग हो रही हैं, वो अगर एक ही वस्तु पर एक समय पर होगा तो वो एक अलग घटना को जन्म देगा, वो एक अलग घटना को जन्म देगा। जैसे सपोज दैट ये पेन है, इस पेन को हम इधर खींचेंगे केवल एक्स एक्सिस की तरफ, तो इधर ही ना जाएगा मेरे भाई। अगर हम इस फोर्स को ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये केवल ऊपर ही जाएगा। अब क्या करते हैं? तुम आओ इधर, तुम आओ इधर, तुम आओ इधर, तुम भी आओ, ए लड़की तुम आओ, तुम आओ, कोई आओ ना जी, जल्दी आओ, चलो यहीं खड़ा रहो, है ना। अब तुम इस पेन को पकड़ लो एकदम, तुम मान लो कि एक कोई आत्मा हो, तुम आत्मा लेकिन कुछ नहीं करोगी, ठीक है, तुम एकदम न्यूट्रल रखो, हाथ एकदम बेजान कर दो, है ना। चलो अब हम लोग 2 घटनाएं एक साथ करेंगे, तुम इधर खींचना, हम ऊपर, देखो ये कैसे जाएगा। तुम फ्री टू अलाउ अस टू डू एवरीथिंग, तुम एक निर्जीव हो, बस समझ गए, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। क्या हुआ? ये यहां था, ये इतना आगे भी गया और इतना ऊपर भी गया, क्योंकि हम अपना काम किए, ये अपना काम कर रहा था। आ रहा है बात समझ में? अब देखो, चलो जी तुम अपना काम करो, चलो जी तुम पकड़ो, हम अपना काम करते हैं, चलो जी हम अपना काम करते हैं। केवल ऊपर गया, फिर से तुम अपना काम करो, केवल आगे गया, छोड़ दो, हम अपना काम करते हैं, केवल ऊपर गया। अब दोनों जन मिल के काम करते हैं अपना अपना, 2 घटनाएं एक साथ। चलो देखो क्या होता है, चलो जी। यहां क्यों आ गया? यहां से आगे भी गया, ऊपर भी गया, क्योंकि 2 घटनाएं, 2 एक्टिविटी, 2 एक्शन एक साथ एक वस्तु पर हो रहा था, तो तुम्हारा रिजल्टेंट एक्शन भी अलग आएगा ना। लेकिन ये यहां से कहां चला गया? यहां चला गया। ये यहां से कहां चला गया? यहां चला गया। तो यहां से जब यहां गया तो 2 काम हुआ है, यहां से आगे गया है तो आगे ले गया है ये, इसका चुपचाप अलग काम करो, और हम ले गए हैं ऊपर तो हम अपना काम करेंगे। तो देख भाई, एक्स एक्सिस की तरफ ये फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया 3x², यानी हर x बदलने पर फोर्स बदल रहा है इसका। हम भी अपना फोर्स लगाए हैं ऊपर Fy। एक बात बताओ, ये डेल्टा x हुआ यार, ये डेल्टा y हुआ यार, डेल्टा x कौन कराया? ये डेल्टा y कौन कराया? अरे यार दोनों का अलग अलग वर्क निकाल के चुपचाप जोड़ दो ना यार। अरे बात में इसी सब चक्कर से बचने के लिए डॉट प्रोडक्ट बना। अगर हम मैनुअली काम करें ऐसे तोड़ तोड़ के, तो हम टोटल वर्क डन क्या लिख देंगे मालूम है? fx dx इंटीग्रेशन प्लस fy dy इंटीग्रेशन। अच्छा fx कहां से कहां तक मेरे भाई? 2 से 4, तो यहां 2 से 4 इंटीग्रेट कर दिए। और fy कहां से कहां मेरे भाई? 3 से 6, तो 3 से 6 कर दिए। आंसर वही आएगा जो यहां से आएगा, जो यहां से आएगा, जो टेक्निकली बताएंगे। ये तुम्हारा हुआ फीलिंग से, जी कर कैसे? जी कर। वो होता है टेक्निकली कहता है अरे भैया हम इतना साइंटिस्ट थे। कौन बोलते हैं साइंटिस्ट लोग? हम साइंटिस्ट थे। इतना कहाँ दिमाग लगा रहे हो यार? ये वाला लिखो ना। कौन वाला लिखो? dw इक्वल टू f डॉट dx नहीं, x और y दोनों में हुआ है तो dr लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लिखेंगे? तुम लोग नहीं समझ रहा है, तुम लोग नहीं समझ रहा है क्या? ये r1 हुआ, ये r2 हुआ, और ये क्या हुआ मेरे भाई? dr वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, दिस इज सेकंड पोजीशन वेक्टर, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, dr वेक्टर इक्वल टू क्या होगा यार? r2 माइनस r1 वेक्टर होगा। r2 माइनस r1 निकाल देते हैं। कहाँ गया r2 r1? 2 और 4 6, 4 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस r1 वेक्टर कितना है? 2 और 3, 2 i कैप 3 j कैप। कितना आया यार dr वेक्टर बताओ तो? और f तुम्हारा कितना है देखो तो? 3x² i कैप प्लस 2y j कैप डॉट क्या लिखोगे यार? 4 में से 2 गया, 2 i कैप, और फिर क्या लिखोगे?
3। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब थोड़ा सा समझना यहाँ पर। अब अगर तुम यहाँ पर लिख दोगे सर 6i कैप प्लस 18j कैप होगा। 6i कैप प्लस 18j कैप। तुम क्या निकाल रहे हो? तुम्हारा फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है, तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तुम्हारा फोर्स क्या है? वेरिएबल है। तो dr को क्या लिखोगे तुम? dr को लिखोगे dx i कैप प्लस dy j कैप। अरे यार तुम्हारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट ना हुआ है इतना, ठीक है, छोटा छोटा तो अलग होगा, तो तुमको यहाँ पर dx और dy लिखना होगा। तो क्या लिखोगे? कांस्टेंट रहता तो तुम ये वाला लिख देता। कितना लिख देता? dr को डायरेक्ट लिख देता। कितना आया है? 2i कैप और ये 6 में से 3 गया तो प्लस 3j कैप। अगर तुम्हारा फोर्स ये दोनों कांस्टेंट होता ना, fx और fy, तो तुम ये वाला यूज कर सकता था, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता था। लेकिन यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट, हर डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स बदल रहा है, किधर? x के तरफ भी और y के तरफ भी। तो तुम क्या लिखोगे? dx i कैप प्लस dy j कैप। अब ध्यान देना, तो dw तुम्हारा कितना आ जाएगा बताओ? i कैप का i कैप से गुना होगा तो 3x स्क्वायर dx, और y j कैप का j कैप से होगा तो 2y dy। अब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? x एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4, और y एक्सिस में 3 से 6। देखो तो प्रीवियस वाला सेम आया, जो तुम टेक्निकली भी काम किया डॉट प्रोडक्ट से, वही तुम्हारा मैनुअली एकदम फीलिंग से आया है। fx के जगह लिखोगे ना 3x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर दें, सॉल्व कर दें, तुम लोग सॉल्व भी करवाएगा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो तुम्हारा dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? w, और ये हो गया बच्चे लोग 3 को बाहर, x का पावर 3/3, कहाँ से कहाँ तक यार? 2 से, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक? 3 से 6। तो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, क्या हो जाएगा? 4 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 प्लस 6 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2, 64 माइनस 8 प्लस 36 माइनस 9। कर लोगे ना? अब क्या हो जाएगा आंसर? जूल में। क्या हो जाएगा आंसर में? जूल में। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए देखो ये भी पढ़ा दिए, एरिया अंडर कर्व, ठीक है? एरिया अंडर कर्व ऑफ एफ एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू वर्क डन। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ये ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? ग्राफ है। ये हमारा f है और इधर क्या है? x है। f का मतलब फोर्स, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालोगे तो क्या मिलेगा? वर्क डन। इसको निकालोगे तो क्या मिलेगा? ये भी निकलेगा वर्क डन। ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये होगा क्या? नेगेटिव। अगर तुमको बोल दे कि ये हमारा 0 है, ये x1 है और ये x2 है, अरे बस में, तो ये वाला वर्क डन क्या होगा बच्चे? देखो बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये फोर्स का ग्राफ है। फोर्स टाइम के साथ, फोर्स डिस्टेंस के अनुसार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। फोर्स का ग्राफ तुम्हारा क्या दिया गया है? यहाँ पर ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है। यानी फोर्स पहले यहाँ था, फिर फोर्स क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है, फिर फोर्स नेगेटिव हो गया। कोई अपना कॉमन सेंस से बताओ जल्दी से, कोई अपना कॉमन सेंस से बताओ। फोर्स का वैल्यू कम हुआ, फोर्स का वैल्यू नेगेटिव हो गया। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगना शुरू हुआ, ये वाला जो फिगर में दिख रहा है। जीना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स को बनाने से ज़्यादा क्या है ना, उसको जीना ज़रूरी है। अगर जीना आ गया फिजिक्स को, यानी इंटरप्रेट करने आ गया, तो आप फिजिक्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। हम लोग अगर इसको जी लें तो हमारा काम, माने एक दिलचस्पी डेवलप हो जाएगा। दिलचस्पी जहाँ डेवलप हुआ, जैसे हम जाते हैं, अक्षय कुमार का जो भी मूवी है उसको हम जरूर देखना चाहते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार के एक्टिंग और कॉमेडी में ना एक हमको दिलचस्पी है। हमारी बात में तो सबसे पहले कोई सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट में दिलचस्पी अगर आ जाए तो उसको जीना, उसको देखना, उसको समझना आसान हो जाता है। अगर हम ये पूछें कि इसको जिया जाए, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर ये वाला फोर्स लग रहा है, यानी कि इस ब्लॉक पर जो फोर्स है वो फोर्स जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस पर फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चे लोग?
घट रहा है। एक समय ऐसा आता है कि फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है, फिर क्या होता है, फोर्स का वैल्यू नेगेटिव होने लगता है। इसका मतलब क्या है, सर उल्टा डायरेक्शन, यानी फोर्स लगा रहा था इधर, अब लगाने लगा इधर। समझ गए? तो भैया मेरे फोर्स लगा रहे थे, किसी चीज को ठेल रहे थे, तो उसमें तो वेलोसिटी होगा, उसमें तो वेलोसिटी होगा। ये हमारा x1 है, मान लो यहां पर x1 में ये ब्लॉक पहुंचा, कहां पहुंचा, यहां x1 में पहुंचा, वेलोसिटी तो होगा। वेलोसिटी के कारण क्या होगा, गाड़ी खूब तेज है, ब्रेक लगा दिए जोर से, यानी कि यहां पर फोर्स लगा रहे थे। ब्रेक वाला एग्जांपल सॉरी नहीं चलेगा, यहां पर दूसरा केस है। यहां पर हम फोर्स तो लगा रहे थे, बस फोर्स का वैल्यू कम हो रहा था, फोर्स का डायरेक्शन थोड़ी पलटा है, फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा था, केवल कम हो रहा था। कब तक, x1 तक। अरे बात समझ में। फिर x1 से लेकर x2 के बीच में फोर्स नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, पीछे। तो एक बात बताओ, जैसे ही ये x1 पर पहुंचेगा तो ये पीछे आने लगेगा कि आगे कुछ जाएगा? सर आगे ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी के कारण वो क्या होगा, जैसे तुम गाड़ी को क्या किए, गाड़ी चल रहा था तुम्हारा, तुम ब्रेक मारते हो तो तुरंत रुक जाता है क्या, नहीं ना, अपने वेलोसिटी के कारण थोड़ा आगे जाता है ना। तो ये यहां पर x1 से x2 तक जा रहा है, लेकिन रुक जाएगा, हो सकता है रुक जाएगा, ये हो सकता है कि ये रुक जाए, लेकिन फोर्स क्या लग रहा है, इसको पीछे लग रहा है, लेकिन फिर भी ये ब्लॉक आगे जा रहा है, क्योंकि भाई वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हो चुका होगा, वेलोसिटी बहुत ही, देखो फोर्स का डायरेक्शन बदल गया है, फिर भी बॉडी आगे जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी गेन इट इज मूविंग फॉरवर्ड इवन द फोर्स इज एक्टिंग बैकवर्ड। क्लियर क्या? तो ऐसे जीना है। अरे बात नेगेटिव फोर्स कौन लगा रहा है? क्या बाबू, नेगेटिव फोर्स कौन लगा है गाड़ी में? अभी तो दिया वेलोसिटी आगे जा रहा है। नेगेटिव फोर्स ये लग रहा है, यानी कि आप फोर्स अब यहां पर पहुंचने के बाद पीछे लगाने लगे, और इसके पहले फोर्स आप इस पर किधर लगा रहे थे, आगे लगा रहे थे। x1 तक फोर्स आप इस ऑब्जेक्ट पर आगे लगाए, और x1 के बाद आप फोर्स इस पर पीछे लगाने लगे। फोर्स पीछे लगाए हैं, लेकिन जा रहा है ये आगे ही, क्योंकि जब यहां पर पहुंचा था तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो फोर्स पीछे लगा रहे हैं, फिर भी वो क्या हो रहा है, सर लेकिन एक पॉइंट पे तो वो फाइनली रुकेगा, पक्का रुकेगा, एकदम डैम श्योर है रुकेगा, ठीक है। और जब रुकने वाली बात होगी तो ग्राफ ऐसे होने लगेगा, जब रुकने वाली बात होगी मान लीजिए कि ऐसे ऐसे जाते अगर ये स्ट्रेट लाइन है, हम बता देते हैं आपको, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर a जितना होगा उतना ही यहां पर -a भी होगा। आ रही बात समझ में? जितना यहां पर अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का जो रेट होगा वो बराबर होगा। अगर ये 5 मीटर तक आया है तो ये 10वां मीटर में क्या हो जाएगा, पक्का एक रेस्ट में आ जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी उतना ही है जितना रेट ऑफ, तो जितना वो आगे जाके आगे बढ़ेगा उतना ही वो फिर रुकने में भी उतना ही टाइम और उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टाइम भी उतना ही लेगा। मान लीजिए कि यहां से यहां तक आने में इसको 1 सेकंड लगा है, कितना लगा है, तो फिर यहां से यहां तक आने में इसको 1 ही सेकंड लगा होगा, प्रोवाइडेड फोर्स क्या हो, फोर्स हमारा रेट ऑफ एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन का रेट जो बढ़ने का है वो क्या है, सेम होना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही करेगा। कोई दिक्कत क्या? नो सर। पढ़ सकते हैं आगे? तो यहां पर वर्क डन जो हमारा है पॉजिटिव हुआ है, और यहां पर वर्क डन हमारा क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा इस केस में, टोटल वर्क डन हो जाएगा W1 माइनस W2। अरे बस अब बताइए, अगर हम ये वाला ग्राफ ले रहे हैं, अगर इसका एरिया और इसका एरिया बराबर आ जाए तो W1 माइनस W2 क्या हो जाएगा, 0। अरे बस में क्लियर। तो ये आपको एक ग्राफ दिया गया था, इसको भी आपको समझना है। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 12 और 13 होमवर्क देखें, तो पेन हमको भी दीजिएगा। होमवर्क लिखिएगा, एग्जाम्पल 12 और 13 होमवर्क है। सर
14 भी होमवर्क है क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन डील कर चुके हैं। 15 हम बनाएंगे, 14 दीजिएगा तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर, ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10T। F इक्वल टू कितना हो जाएगा 10T इज अप्लाइड ऑन 10 kg। मास कितना बोला है 10 kg पर लगाया गया है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर में कैसे दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है। फोर्स कितना लगा है 10T, कितना kg पर 10 kg पर, ठीक। फाइंड आउट वर्क डन इन 2 सेकेंड। देखिए वर्क डन निकालना है आपको कितना सेकंड में 2 सेकंड में। भाई कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले आप ये जान गए हैं कि वर्क डन, फोर्स मेरा क्या है वेरिएबल है। सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखिए, इसको लिखने में देर मत करिए। फोर्स का भी वैल्यू लिख दीजिए 2T। अच्छा, फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, तो cos 0 डिग्री लिख सकते हैं ना। यानी कि भाई मेरा आ गया 2T ds, ठीक है। यहां पर जो मेरा है टाइम है, और यहां पर जो इंटीग्रेट करेगा, कौन इंटीग्रेट करवाता है, छोटा छोटा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट यही करवाता है। अरे बात समझ, ये आपका एक जाति में नहीं है, ये आपका ये टाइम के फंक्शन में है, और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है वो s के रूप में है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप ds को किस में बदल लीजिए, dt में। वो दिमाग लगा के बदलना होगा। कैसे बदलिएगा, सुनिए ध्यान से। यहां देखिए f इक्वल टू क्या है 10T, तो f इक्वल टू क्या लिखेंगे ma इक्वल टू 10T। एक मास कितना है 10 किलो, मास कितना है 10 इंटू a इक्वल टू 10T। 10 से 10 कट गई, a की वैल्यू कितनी आ गई T आ गई। अब a को हम क्या करें कि ds का कुछ बात देख लें, भगवान कुछ मेरे पर कृपा करें, तो हम क्या लिखेंगे dv बाई dt t है। फिर dv को क्या लिखेंगे t dt, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चे लोग, अरे यार अभी भी साला हमको, अरे बोलना नहीं चाहिए, सब यूट्यूब में जाएगा फिर बोला जोश में निकल जाता है। ds अभी तक नहीं निकला t के रूप में। अरे यार कहां फंसे हुए हैं, अभी dt सर दिख गया, dt तो दिख गया। ds को किसी रूप में कैसे में बदलना है, ds को किसी भी रूप में किसी में बदलना है dt में। अरे यार अभी भी क्या दिख रहा है, अभी भी हमको ds जो है dt के रूप में नहीं दिखा है। और सर क्या अलर बलर हो रहा है, क्या चीज हो रहा है। अभी सर dv कहां से आप ला दिए, और लग रहा है लेंदी, नहीं यही ट्रैक सही है। इंटीग्रेट करेंगे, अरे यार क्या हो जाता है, राइट है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि dv इक्वल टू t dt जो है, यहां से इंटीग्रेशन का काम शुरू कर देंगे। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का फीलिंग क्या था सर, जब ये फिक्स्ड इंटरवल नहीं होता। ये c जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका फीलिंग क्या था सर, क्योंकि वेरिएबल वाला का हम लोग ये c जो है कांस्टेंट है, लेकिन ये c का मतलब कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस ये c को केवल आप कांस्टेंट कहेंगे तो गलत कहलाएगा, क्या कहेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होता है, जब लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन में हम लोग एक c लिखते हैं। क्या लिखते हैं c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट होता है, आप लोग ना इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं तो उसमें बोले हैं हम बढ़िया से, आप लोग ध्यान से एक एक चीज को सीखिए। सीखना एक अलग चीज होता है और आंसर लाना एक अलग चीज होता है। अगर हम इस सी को सी बोल के निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा आप लोग की जिंदगी में, और आंसर भी सही आएगा। लेकिन आप माने कि जनरेशन खराब होते जाएगा, लेकिन इस तरह से फिर पता चलेगा कि एक समय आएगा, जनरेशन यानी आप लोग का नाती पोता जब पढ़ाना शुरू करेगा, वो लोग अगर टीचर उचर बन गया और ऐसे ही जनरेशन में टीचर लोग छोड़ते जाए तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन जाएगा कांस्टेंट,
किताब पढ़ना तो बंद हो ही गया है बच्चों लोग का। किताब में तो हमेशा लिखा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन बच्चा लोग किताब पढ़ना बंद कर दे और टीचर लोग का ही केवल बात सुनते जाए, तो हमारे बाद जो मेरा बेटा होगा वो अगर टीचर बना तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या बोलने लगेगा? कांस्टेंट। फिर उसका बेटा जब पढ़ाएगा तो जो पढ़ेगा बच्चा लोग वो लोग सोचेगा कि केवल कांस्टेंटिव होता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काहे बोला साइंटिस्ट लोग? इसलिए बोला क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट कुछ होगा, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है, कांस्टेंट का मतलब 5 6 कुछ भी, 5 हो गया, 6 हो गया, -5 हो गया, 11 हो गया, 1 करोड़ हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन के अनुसार वो कांस्टेंट सपोर्ट करेगा। आपके क्वेश्चन में क्या बोलता है? पहले ब्लॉक रेस्ट में था। पहले ब्लॉक क्या चीज में था? जब टाइम 0 था तो ब्लॉक क्या चीज में था? अगर c का वैल्यू कांस्टेंट है तो c का वैल्यू 5 मुंह उठा के कोई रख देगा? ये 5 लिख देंगे, ये 10 लिख देंगे, वो 15 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो क्वेश्चन लिखा है उसको सपोर्ट नहीं करेगा ना ये। फिर कहें कि मान लीजिए कि कोई इसको क्या लिख देगा? 10। c क्या है? कांस्टेंट मान लिया वो, तो कुछ मुंह उठा के आप लिख दिए। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 था, नहीं आएगा ना। टाइम 0 पुट करेगा तो वेलोसिटी तो 10 आ जाएगा। क्वेश्चन को क्या किया? सपोर्ट किया? नहीं किया। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कांस्टेंट जो सिचुएशन के अनुसार उसका वैल्यू प्राप्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्राप्त किया जाएगा। यहां पर c का वैल्यू कितना होएगा? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या लिखा है? इनिशियल वेलोसिटी देखिए लिखा है ना 0। कहां है? ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स अप्लाइड ऑन 10 kg ब्लॉक एज शोन इन फिगर। t = 0 पर ब्लॉक को फिगर में दिखाया गया है कि रेस्ट में है। और अगर नहीं भी दिखाता तो बाय डिफॉल्ट हम स्टैंडर्ड केस मानते हैं कि बॉडी शुरुआत में क्या चीज में था? रेस्ट में था। ऐसा ही मान के ना करेंगे काम, ठीक है। तो c का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? 0। अरे यार v = t²/2। सर आप थोड़ा तो अच्छा लग रहा है कि हम ये चीज निकाल लेंगे, वर्क डन = 2t ds। सर अब तो लग रहा है सर v को ds/dt लिख देते हैं। अरे बच गए, ताली बजाओ सब लोग रे। ds = कितना हो गया रे? t²/2 dt। अरे सर अब पुट करते हैं, मजा आ गया सर। 2t और ds जो है वो t²/2 इंटू dt है। 2 से 2 गया, और अब सर इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा 0 से 2 सेकंड के लिए। पूरा फंक्शन किस में बदल गया? टाइम में। इट इज कॉल्ड वेरिएबल को इंटरैक्ट करना, और इंटरैक्ट करते करते अपने मंजिल तक पहुंचना। और यही तो है ब्यूटी साइंस का। और इसीलिए साइंस के बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, क्योंकि उनको वेरिएबल्स को इंटरैक्ट करते 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 अपने मंजिल तक पहुंचने की आदत हो जाती है। और इसी तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगी में भी जब नौकरी वोकरी में आते हैं तो इन सभी चीज़ों को कटिंग छटिंग करना बड़ा अच्छा से आता है कि इधर बॉस का काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोग्रेस होगा और उधर करेंगे तो नहीं होगा। उसको कटिंग सेटिंग करने बहुत अच्छा से आता है इंजीनियर्स को और डॉक्टर लोग को। आ रही बात समझ में? इसीलिए आईएएस जितने भी बनते हैं मैक्सिमम लोग इंजीनियर ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा चीज़ को कहाँ सटाना है, कौन सा चीज़ को नहीं सटाना है। ये क्या कर रहे हैं साला, यहाँ से एक्सीलरेशन = t आया था, वहाँ से यहाँ मूव किए, यहाँ से फिर यहाँ मूव किए, और फिर वहाँ पर जाके सटा दिए उसको। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेरिएबल्स इंटरैक्शन विथ वेरिएबल्स। और ये सबसे ज़्यादा एनहांस करता है फंक्शन। मैथ्स का कौन सा चैप्टर? फंक्शन। अगर आपका फंक्शन स्ट्रांग है, कसम से आप कुछ भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो तो फंक्शन आपके दिमाग को यही कहता ही है कि सोचो इसके अंदर और क्या चीज़ छिपा हुआ है, डोमेन के अंदर डोमेन छिपा हुआ है। क्लियर है? इसीलिए फंक्शन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों का। बाय द वे, समझ में आया क्या? अब क्या हो जाएगा मेरे भाई? इंटीग्रेशन t⁴/4 कहां से कहां तक हो गया? 0 से लेकर 2, इस तरह से 16/4 कितना आ गया? 4 जूल। कितना वर्क होएगा? 4 जूल। सही किए है ना? 2⁴ 16 है ना? क्लियर क्या? चलिए आगे बढ़ें। कितना देर पढ़ा है देखिएगा तो? 44 मिनट्स। क्या चीज? क्या है बोल रहे हैं? पॉज कीजिए वीडियो को ना।